चंदा क्लासेस में सभी लोगों बच्चों का स्वागत है। और ये बच्चे साइंस हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, उसको आप देखिए। हाँ, ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। पहले तो ये आप जानिए सभी लोग कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। ये थोड़ा लिखने वाला थोड़ा निकाल दीजिए तो इनको। तो ये जो है ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या जरूरी है या क्या उत्पाद होता है। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, हाँ, क्लोरोफिल भी चाहिए, ग्लूकोज और जल तो बनता है, ये तो बनता है, ये प्रयोग होता है। तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होती है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों होता है, ठीक। लेकिन ये कह रहा है ना कि ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, ऑक्सीजन किससे निकलता है चारों में से। हाँ, जल के, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब जल के अणु टूटते हैं, हाँ, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये समझ रहे हैं। आज जब कार्बन डाइऑक्साइड जब टूटती है तो ये ग्लूकोज आपका बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। तो उत्तर के रूप में आपका उत्तर क्या होगा? जल होगा। क्या होगा? हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत, माने ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में निकलता है पौधे के, कुल मिला के जानो, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं तो जमीन से जो जल अवशोषित करते हैं, उन्हीं के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है, तो उनकी पत्तियों से वो बाहर निकल जाता है प्रकाश संश्लेषण। माने पौधे जड़ से जल को लेते हैं और उनके शरीर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पत्ती में होती है तो वही जल टूट जाता है और टूट करके ऑक्सीजन गैस बनाता है। ऑक्सीजन गैस बनाता है तो स्टोमेटा के माध्यम से पौधे छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। और बाकी पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका अपचयन होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो अपचयन के दौरान क्या होता है कि ये आपका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो बनता है वो पत्तियों में रह जाता है, अपने भोजन के रूप में ले लेता है। तो उत्तर इसका क्या होगा? जल। उत्तर क्या होगा? जल। अब देखिए एक दूसरा सवाल है आपका, इसको भगाइए यार, इधर साइड से तुम चले जाओ भाई, इधर तुम रहो और कोई बात नहीं, लेकिन इसको भगाना होगा तो बड़ी से। हाँ, अब देखिए दूसरा सवाल लेख है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस का, ये जहाँ दूसरा 91 वाला है, तो ये बेकार है हमारे वही चश्मे तो गड़बड़ा रहा है ये। अच्छा, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा का नति कोण का मान क्या होता है? देखिए ये तो है ज्योग्राफी। जब हम किसी पृथ्वी का आकलन का, जब देखिए नति कोण का मतलब क्या होता है, जब कोई गोला है तो उसके बीच से कोण बनने की शुरुआत होती है। तो जब शुरुआत होती है, पृथ्वी गेंद की तरह ये गोल है, हाँ, इनका कोणीय स्थिति जब निकालेंगे हम तो पूरा इसके बीच से काटेंगे हम। आप बीच से काटेंगे तो आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र आएगा। कौन सा क्षेत्र आएगा? भूमध्य रेखीय। यहाँ से हम कोण का आकलन इनका करते हैं। यहाँ से जीरो पॉइंट से हम कोण का आकलन करते हैं। चाहे इधर जाएं, अगर सीधा जाएं तो 90 अंश होगा, अगर इधर जाएं तो कुछ कम होगा, इधर जाएं तो कुछ कम होगा। हाउ जो कोण आप लोग पढ़ते हैं ना ऐसे, इसको 180 अंश कर लेते हैं ना,
है 360 पूरा कर लेते हैं, गोलाकार कर लेते हैं। तो 360 का जो शुरुआत होती है हमेशा भूमध्य क्षेत्र से होता है, ये समझ रहे हैं आप। हाँ, कहीं से कोई कोण का। तो ये कह रहा है पृथ्वी का, तो ये उत्तर आपको बी नंबर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? 0 अंश। तीसरा नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड को, भाई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? हैं? पढ़िए पहले इसको, ठीक है ना? हाँ देखिए, पहले तो यही आप पूछ लीजिए, बस समझ में आएगा ये। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? ये को तो पहले आप जानिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, इन्हीं पर ग्रीन हाउस जो इफेक्ट का जो परिभाषा होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से निकाली जाती है। ठीक, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जब पृथ्वी गर्म होती है तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और जो गैसें इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उनको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। अब पहले नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि, हाँ अब हमको ये काहे कहा जाता है उसको ग्रीन हाउस। अब देखिए, इसकी सांद्रता दूसरी गैसों की सांद्रता से हमेशा अधिक होती है। ये कहाँ सही होगा? ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे गैस की तुलना में सांद्रता इसका अधिक हो जाए। को किसी का सांद्रता अधिक हो सकता है किसी भी गैस का। अच्छा, यह प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है तो इसके कारण ग्रीन हाउस गैस थोड़ी बात की जाएगी। यह अवरक्त किरणों का अवशोषण करती है। हाँ बस बस वही तो बात है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करती हैं तो पृथ्वी को गर्म कर देती हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसका उत्तर तो यहीं पर आ गया, सी नंबर पर। डी नंबर देख लेते हैं। यह दृश्य विकिरण का उत्सर्जन करती है। ये कहाँ यार, ये कार्बन डाइऑक्साइड दृश्य विकिरण का उत्सर्जन करती है। ये दृश्य मैंने देखने वाले विकिरण मैंने प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े उत्सर्जन हो, तो दृश्य जो विकिरण उत्पन्न होता है सूर्य से होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये 94 नंबर पर आइए। लवण जल ब्राइन किसका जलीय विलयन है? लवण जल, तो आप देखिए ना, इसका जलीय विलयन अगर किसी लवण है, हाँ तो लवण का जलीय विलयन, बोलिए इसको क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। नहीं, एक बार फिर पढ़िए इसको। जल ब्राइन। हाँ हाँ, लवण जल है ना, लवण के साथ जल किसका जलीय विलयन होता है? ये नमक है। हाँ, नमक को जल में डाल देते हैं, जलीय विलय विलय हो जाता है। हाँ, तब विलय हो जाता है तो घुल जाता है ना। तो ये घुलेगा, NaOH नहीं घुलता, समझ रहे हैं? ये भी नहीं घुलता है, ये भी नहीं घुलता है आपका। तो उधर क्या हो जाएगा? जलीय विलयन में ये नंबर। अब ये देखिए 95 में, लंगरहैंस दीपिका किस में पाई जाती है? हाँ, किस में पाई जाती है? अग्न्याशय में। क्यों अग्न्याशय में पाई जाती है बताइए, क्या है? अरे इससे वो निकलता है इंसुलिन। यह है स्ट्रक्चर। ये आपको लंगर दीपिका का लंगर ये क्या कहलाता है, आपको अग्न्याशय ग्रंथि का ये काट कर, ये एसनी सेल होता है, एसनी सेल। इजलेट्स ऑफ लंगर, इनमें बीटा सेल होते हैं, बीटा सेल। इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। लेकिन यह स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाता है? लंगरहैंस की दीपिका, लंगर दीपिका या लंगर दीपिका कहा जाता है। ये पाई जाती हैं। कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? तो अमाशय में नहीं होता है, यकृत में नहीं होता, अग्न्याशय में होता है, हृदय में नहीं होता है। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर सी नंबर होगा। बोलिए, और इसको भगाइए यार, कहाँ से होगा? क्योंकि इसको भगाने दो।
94 नहीं, ये तो हो गया है ना, ये 96 से लेते हैं, ठीक, 96 से ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा कलम ले लिया जाए, हाँ, तो चले जाओ भाई, ये यहाँ आ जाओ, ठीक। अब देखिए, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? बोलिए। नाइट्रोजन दलहन वाली होती है। ये देखिए 96 में, आप पहले पूरा पढ़िए, पहले पूरा पढ़िए। हाँ, हाँ अरे उसको फिर एक बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, इसको बढ़िया से पढ़ो एक बार। अच्छा ये बताओ, किसके जड़ों में आप पढ़ाए हुए हैं हम लोग, इसीलिए रुक रहे हैं हम पढ़ाए नहीं होते ना तो रुकते नहीं, मार के हाँ हटा देते आप लोगों को। हाँ, क्या उत्तर होगा? हाँ, क्या उत्तर होगा? ये बी नंबर होगा। उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा, बोलो थोड़ा सा। उत्तर क्या होगा? ये बी नंबर। देखो, इनके जड़ों में कोई नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला कुछ होता नहीं, आलू में भी नहीं होता है, मक्का में भी नहीं होता है, किस में होता है? चना में। हाँ, दलहनी फसलों में होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आइए फिर 97 में आइए। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। कुल तो मैं पढ़ाया हुआ हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाया हुआ हूँ। हाँ, आइए सब क्वेश्चन भी मैं नहीं बनाया हूँ, दूसरे लोग ही सब बनाए हैं, ठीक ना। अभी बताओ, जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? ये मैं नहीं बनाया हूँ, हम नहीं क्वेश्चन बनाए कि जो हम पढ़ाते हैं वो बना दिए, मैं नहीं बनाया इसको। हाँ, समझ रहे हो, ये हम पढ़ाते तो हैं, लेकिन हम तो कहते हैं भाई आप पहले क्वेश्चन बनाओ। आप सभी लोग चाहे जो विद्वान हो, कोई भी आप बनवा लीजिए। देखिए ये मिलता है कि नहीं सब। तो आप डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित कर, डायनेमो किस में ऊर्जा में परिवर्तित करता है बताइए? अरे भाई, डायनेमो कहाँ लगाया जाता है? जहाँ बिजली बनती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। इसी नंबर सही होगा। चलिए अब आइए, अनंत चुंबकीय का मतलब कि चुंबक खत्म हो जाए होकर। अनंत चुंबकीय का मतलब कि चुंबक खत्म हो जाए, माने क्यों ना ताप बर। तो एगो तो एक क्यूरी जो है ना, मैडम क्यूरी का नाम सुने आप लोग? वो जो क्या थे, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, जो ये दोनों लोग मिल करके आप लोग रेडियो धार्मिकता को बताए थे। हेनरी बैकरेल और क्यूरी परिवार के मिल करके बनाए थे। वही क्यूरी जो है तापमान को बताए हैं। तो ये तापमान को तो अलग अलग बताए हैं, मतलब ये कह रहा है कि वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है वह पदार्थ कानून चुंबकीय हो जाता है, कहलाता है। क्यूरी ताप और लोहा के लिए शायद 770 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इसी तरह से अलग अलग जिनका चुंबक बनता है उनके लिए अलग अलग कुल सिस्टम होता है, ठीक। तो कुल मिला के मत तो उत्तर यही होगा। हाँ, क्यूरी ताप अलग अलग निर्धारित है, मतलब लोहा का अधिकतर हम लोग बनाते हैं। हाँ, तो 770 उत्तर के करीब में कुल तापमान होता है इनका। एल्यूमिनियम का थोड़ा और बढ़ जाता है, 1100 हो जाता है। हाँ, एल्यूमिनियम में जब थोड़ा लोहा मिलाओगे तभी तो चुंबकीय स्थिति बनेगी उसकी। केवल एल्यूमिनियम चुंबकीय स्थिति थोड़े बताता है, ठीक। एक ही हो गया। अब अगला आइए, इसमें 99 पर आइए। रंगों की संख्या होती है, कितना होती है? हाँ, एक चीज जान लीजिए, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7, ठीक है, हम मार दे रहे हैं आप लोगों के कहने से। लेकिन एक चीज जान लीजिए, IAS PCS में भी मैं क्लास लेता हूँ। हाँ, न्यूटन तो 7 बता दिया न्यूटन ने,
न्यूटन ने इन सातों को बताया 1676 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन एक चीज जानिए, न्यूटन के बाद जब आधुनिक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने बताया कि सूर्य के प्रकाश में ये तो स्पेक्ट्रम पर दिखता है जो, तो हम लोग जानते हैं कि 7 है, लेकिन 7 ही नहीं होता है। ये अभी बहुत से किरणें हैं जिनको ज्ञान करने में आपको दिक्कत है, ज्ञान प्राप्त करने में। हाँ, तब का बहुत से किरणें हैं। इन्होंने ये न्यूटन तो इतना बताया जिसको हम लोग जानते हैं, ये पढ़ाया भी जाता है विबग्योर को। किसको पढ़ाया जाता है? बैनियाह पीनाला कहते हैं इसको, बैनियाह पीनाला। क्या कहते हैं? बैनियाह पीनाला। बैगनी, नीला, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कहते हैं ना, विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं हम लोग। ये न्यूटन ने बताया था 1676 में, ठीक। बात समझ में आई? अब यहां आइए, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? गणना करने में तू लोग तो हमसे ज्यादा तुम ही लोग यार जानते हो। बोलो, हम तो पहले पढ़ाते थे लेकिन अब ये लोग पढ़ाने लगे, सब लोग कंप्यूटर अलग अलग। क्या होगा बोलो? गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः रूप से, गणना कैसे होती है? रैंडम एक्स मेमोरी से होती है। मेमोरी तो एक्सेप्ट करता है, गणना कहाँ करता है? हाँ, कंट्रोल यूनिट कहाँ गणना करेगा? वो तो रोकता है इधर उधर। हाँ, हार्ड डिस्क कहाँ करता है? ये आर्थोमेटिक्स लॉजिकल यूनिट जो होती है, ये इन्हीं से गणना का काम होता है, इनसे। हमसे ज्यादा तो आप ही लोग जानते हो। कंप्यूटर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको जानकारी वही भी करेगी। बोलो बच्चा, कितना हो गया? 99 100 हो गया? कितना, कई क्वेश्चन हो गया कुल बताओ? सर जी 90%। हाँ हाँ, कितने क्वेश्चन हुए? तो क्या कहते हैं, 10 क्वेश्चन। एक आध 5 को आउट करा दिया जाए, उसके बाद बंद कर दे। हाँ, इधर रुको, बता रहे। ये मोटा मोटा हो गया ये ना, 101 से है। अच्छा, कह रहा है एक बल न्यूटन, एक बल को 1 मीटर में विस्थापित कर देता है तो कृत कार्य क्या होगा? हाँ, W बराबर क्या होता है? Fx होता है। W बराबर, रुक जाओ, लेना पड़ेगा यार। चले जाओ भाई। W बराबर क्या होता है बेटा? वर्क कार्य पूछ रहा है ना। हाँ, तो W बराबर क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। हाँ, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल को क्या कहते हैं? F। अब विस्थापन S या D लिखा जाता है, S या D लिखा जाता है, ठीक। कार्य पूछ रहा है, बल कितना लगाया है? 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन का बल लगा दिया। विस्थापित कितना कर रहा है? एक ही न्यूटन बल कर रहा है। एक बल 1 मीटर विस्थापित कर रहा है। बल तो 1 न्यूटन 1 मीटर विस्थापित कर दिया, तो 1 गुणे 1। हाँ, और W बराबर हो जाएगा 1। बोलिए क्या हो जाएगा? 1। तो इसका तो आंसर 1 हो जाएगा। 1 है, भूल गया है जो छपा है ना, ये में 7 नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, 1 जूल चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ, अब यहाँ आइए। हाँ, स्कर्वी रोग किसकी कमी से कारण होता है बताइए? स्कर्वी रोग में होता क्या है? स्कर्वी रोग में मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता हाँ, मजदूरों से क्या होता है? है, ब्लड निकलने लगता है। हाँ। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग कहते हैं। यस। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है ना। पढ़ाए तो हैं, बोलिए। अरे एक आध मान लो कि इधरो उधर होता है, तो 100 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन हमारा इधरो उधर हुआ तो हम भगवान थोड़े हैं? बोलो। हाँ, तो वही बात है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है बताइए?
अब यही तो मैं बता रहा था, तुम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बार बार चिल्लाते रहते हैं, तो तुम लोग इनमें हंसते हो और सब करते हो, समझते नहीं बात हैं। ऑथेंटिक बात अगर हमारी चीज़ें ले लिया आपने तो वही तो आता है। हम तो नहीं बनाए इसको, ये दूसरा कोई बनाया है, लेकिन हम पढ़ाने के दौरान बताएं कि नहीं, बार बार बताए हैं। तुमको बस एक ही चीज मैंने एक फार्मूला बताया था, याद है तुमको बच्ची? कौन यौगिक है, इसके लिए एक चीज नहीं, मैं एक तुमको एक फार्मूला बताया था, एक सिस्टम बताया था इसको चेक करने के लिए, कि अगर कह देगा कि कौन यौगिक है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बताए थे फार्मूला, याद है तुमको? अब देखो, अब यहाँ बताएं, लेकिन हम पहले बता चुके हैं, आप लोग ख्याल नहीं करते। हाँ, सने में परेशान रहते हो सब लोग मिलजुल करके, हैं? हाँ, तो बताए तो थे, बताए हैं बेटा। एक देखो, एक फार्मूला बता दे रहे हैं आज भी, अब अंतिम में यू बता दे रहे हैं, जाकर वहाँ गलत मत करना, ठीक है आप लोग? हाँ, एक सिस्टम बता दे रहे हैं आपको, एक फार्मूला ही बता दे रहे हैं कि उसमें कहता है कि कौन यौगिक है, तो उसमें देखना है कि किसका सूत्र बनता है, जिनका सूत्र बनेगा वही यौगिक होगा। अब आप बता दो आप इसमें। हाँ, सूत्र किसका बन रहा है बोलो? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, बताओ, सूत्र किसका बन रहा है इसमें? बोलो। अब तो आप बता दो। हाँ, क्या उत्तर होगा? हाँ, अब तो बता दो। अब पहले तो पढ़ाते हैं तो चिल्लाते हो आप लोग, अब तो बता दो यहाँ। बता तो दिया। हाँ, तो बस, हाँ, बता दिए, बोलो। हाँ, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 15 कराएंगे, 15 कराएंगे, उससे अधिक ना कराएंगे। चलो, हाँ चलो, अच्छा देखो, हाँ चलो, हाँ देखो, सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग उत्तर चुनिए, ठीक है? अब देखो, हमें कोशिका का अंग है, ये पढ़ाए आप लोगों को, कुल पढ़ाए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है। अब एक तू लोग देख लेना, बस हम बता दे रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध, रुको एक मिनट रुक जाओ, पेन ले लेते हैं तब। ये कुल डिजिटल सेवा है, मैं बिना पाखंड का काम नहीं चलता। हाँ, जो देखो, ये कोशिका का अंग है, ये कह रहा है प्रकार कार्य क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है बोलो? एटीपी, ये है, एटीपी का निर्माण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया 4। हाँ, अब चाहे है, देख लेना, यहाँ देखो, क्लोरोप्लास्ट का संबंध किससे है बताओ? क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है। हाँ, तो चलो इसको ऐसे भिड़ा दो इसको। हाँ, प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है, तो ऐसे हो गया। हाँ बोलो, लाइसोसोम क्या करता है? अंतःकोश की पाचन करता है। अब तुम मिला लो, कौन आ जाएगा? सी वाला आ गया, वो आ गया सी वाला ना, तो सी वाला मार दो ऐसे, ठीक है? हाँ, अब इस पर आओ, रक्त समूहों की खोज कौन किया? एक को ऐसा नहीं है कि जो न पढ़ा है। हाँ, उत्तर क्या होगा बोलो? कार्ल एंड स्टीनर। हाँ, तो चलो इसको मार देते हैं। हाँ, फिर चलो आगे। हाँ, बोलो का है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं बोलो? कहाँ? ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन तो वही जरूरतें नहीं रहती है, क्रेब चक्र में नहीं। आप सोचो ना। हाँ भाई, देखो, ऑक्सीजन वाला शोषण किस में होता है? क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बोलो, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चलता है, तो इसमें तो ऑक्सीजन की जरूरतें नहीं पड़ती है।
आई कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा मुक्त होना, समझ रहे हो? तो क्रेब चक्र में होता है। क्रेब चक्र कहाँ चलता है? वायवीय श्वसन में। किस में चलता है? हाँ, वो जो वायवीय श्वसन जो होता है ना, जो हाँ हाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक। तो ये आपका उत्तर ये होगा, वायवीय श्वसन में। बोलो, अब थोड़ा सा इनको भगाओ, फिर कुछ करा देते हैं। देखो कूल तो नहीं करा पाएंगे, ये ले आओ यहाँ तक। हाँ, अभी तो नहीं हुआ है कि कूल करा दें। हाँ हाँ, चलिए जीवों के निम्नलिखित अच्छा चलिए पर विचार कीजिए। एक आठ और। हाँ, जीवों के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़ मधुमक्खी पक्षी कह रहा है कि मैं परागण होता है कि नहीं, क्यों ना में? अरे परागण दो कुल करते हैं, हाँ चीरो पटेरो फिलस हाँ मधुमक्खी द्वारा, हाँ आर्निथोफिलस, ये तो कुल ही द्वारा होता है। तो उधर क्या होगा? डी नंबर होगा। मानव में यूरिया मुख्यतः हाँ भोजन से निम्नलिखित किस घटक से हाँ से बनता है? अच्छा मान यूरिया कैसे बनता है? बसा से बनेगा नहीं। विटामिन से नहीं में ग्लूकोज का अमीनो अम्ल होगा, क्या होगा? हाँ, अमीनो अम्ल से बनता है यूरिया। पहले प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटता है, अमीनो अम्ल जो है अमोनिया में टूटता है, अमोनिया से यूरिया बनता है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? बस 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 कर रहे हैं, बस बस काम खत्म, बस रुक जाए बेटा, रुको बच्चा, उनका कई काम रहते हैं। पहले 1 मिनट रुक जाओ आप। हाँ 110 तक, अच्छा ठीक है, चलिए 110 तक है। बोले ना बेटा, हाय मानो में यूरिया का देखो। हाँ अरे यार वो तो ठीक है, अमीनो अम्ल तो समझ लो, तो घुमा देगा तब क्या करोगे? ये पहले प्रोटीन है, ये टूटता है अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल टूटता है फिर तो NH3 बनाता है। हाँ NH3 अमोनिया, अमोनिया से यूरिया बनता है। किसे बनता है? ये काम लीवर में होता है। कहाँ होता है? मानव के लीवर में। तो यूरिया का निर्माण मानव के लीवर में होता है, ठीक। यही तरह होता है, प्रोटीन टूटे अमीनो एसिड में। तो जौन आप उत्तर दिया है आप जानो। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया से फिर यूरिया, NH2CO NH2 होता है ना। अच्छा, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो एल्यूमिनियम के अयस्क लिखाए हैं, अब यही मत देख लो कौन कौन है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन है? बोलो। बॉक्साइड है 7 नंबर, ये होता है। पिंच ब्लेंड के कहें? यूरेनियम है। हाँ, ये ग्रेफाइट कार्बन का। अर्जेंटाइन हाँ हाँ ठीक। बोलो, हो गया? 110 नंबर तक आइए। निम्नलिखित में से कौन कथन कांच के लिए सत्य नहीं है? हाँ, कौन सत्य नहीं है? तो पढ़ो तो इसको जरा। हाँ कुल पढ़ो इसको जरा। भी सही है। हाँ तो ये तो सही है कुल, बस एक ही तो। हाँ यही तो गड़बड़ हो रहा है, यही गलत हो रहा है। गलते को पूछ रहा है ना, कौन कांच के लिए सत्य नहीं है, तो गलते पूछ रहा है ना। तो ये तो उत्तर होगा, ये तो गलत है। और सोडियम सिलिकेट को जल बिना कांच के रूप में हो तो बताएं। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट से बनता है कांच को। हाँ, अतिशीतल द्रव कहा जाता है, यो बताए हैं। हाँ, कांच से अनेक रंगीन सामग्री, कांच को रंगीन करने वाली सामग्री का नाम कुछ लिखा है, सब पढ़ाए आपको बस। हाँ, कांच के गलित द्रव्यमान को शीतलन पर क्रिस्टलीय विकसित, अरे क्रिस्टलीय क्या होता है, बस है तब विकसित होती है, ठीक है। ये आपका गलत है और बाकी सही है। चलिए, हो गया इतना? बस बेटा इतने रह गए बस।